औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ इत्शाम उलग। पिछले कुछ दिनों से गुलाम सरवर साहब मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे थे, पायलट्स के हवाले से, प्लेन क्रैश के हवाले से, और काफ़ी सारे उनके स्टेटमेंट्स गैर ज़िम्मेदाराना थी। उसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिला। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 6 माह के लिए यूरोप में पाबंदी लग गई पीआईए पे। पीआईए की फ्लाइट्स अब 6 माह के लिए यूरोप में एंटर नहीं हो सकती, यूरोप में लैंड नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग इंग्लैंड। इस पे हम बात करेंगे। लंदन से हमें ज्वाइन किया अतीकुर रहमान साहब ने। अतीकुर रहमान साहब बिजनेसमैन है लंदन में। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, कैसे हैं आप? सलाम जी थैंक यू। अतीक साहब के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हारून मलिक साहब। हारून मलिक साहब ब्लॉगर हैं, एनालिस्ट हैं और बड़े अच्छे तरीके से एविएशन को समझते हैं। हारून मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। और हमारे साथ तीसरे गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान टेलीविजन पर प्रोग्राम भी करते हैं। पॉलिटिक्स को और इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले हारून मलिक साहब से आगाज करते हैं। हारून मलिक साहब, आप बताइएगा, जो स्टेटमेंट थी गुलाम सरवर साहब की, एविएशन मिनिस्टर साहब की, उनकी हमने रद्द-ए-अमल देखा उनके स्टेटमेंट्स का। यूरोप ने हमें बैन कर दिया 6 माह के लिए। एक तो पहले बताएं, आप उनके स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं, और जो यूरोप ने बैन कर दिया है पीआईओ को फ्लाई करने के लिए यूरोप में, उसको आप कैसे देखते हैं और उसका क्या नुकसानात होंगे हमें? जी अतीक भाई, मैंने गुलाम सरवर साहब की वो तमाम ब्रीफिंग देखी थी, या बयान आप कह लें उसको, जो उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे दिया था। तो आपको भी इल्म है कि वो जो बयान था वो एक इंटरम रिपोर्ट थी। अब इब्तिदाई या बुरी रिपोर्ट आप कह रहे हैं, जो आपके ये पीके, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आई थिंक 8303 पे जो उनकी रिपोर्ट थी, काफी ऐसा तो वो रिपोर्ट को डिस्कस करते थे। फिर उन्होंने जाते जाते आपके एयर ब्लू के हादसे का जिक्र किया, भोजा एयरलाइन का जिक्र किया, फिर वो जुनैद जमशेद साहब वाले त्यारे का जिक्र किया। तो इस तरह उन्होंने अपने केस को बिल्ड करते करते पूरे एविएशन को हिट कर दिया। उन्होंने फरमाया कि कोई 262 या जो आपके पूरे पाकिस्तान के कोई 30% के करीब जो आपके पायलट्स बनते हैं, उनके पास आइदर उनके लाइसेंसेस फेक हैं या उनकी डिग्रीज मशकूक हैं या डिग्रीज जैली हैं, ऐसे आप कह लें। तो देखिए, अब मसला ये है कि मैं जहां तक समझता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, पायलट का लाइसेंस जैली नहीं हो सकता। अलबत्ता जो डिग्री की वो बात कर रहे हैं, डिग्री होना, उसका जैली होना या उसका मशकूक होना, वो टोटली डिफरेंट मैटर है। ये ठीक भाई। ठीक। अच्छा हारून साहब, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादा इस चीज़ का इल्म नहीं है कि पायलट बनने के लिए एजुकेशन क्या चाहिए होती है। मैंने सुना मैट्रिक पास पायलट भी मौजूद हैं। क्या जिसने ट्रेनिंग की होती है पायलट बनने की, जैसे एक मशहूर एंकर हैं मुबश्शिर लकमान साहब, जहाज तो वो भी उड़ा लेते हैं, क्या एक डिप्लोमा एनफ होता है पायलट बनने के लिए? उसके लिए एजुकेशन भी मैटर करती है? जी, आपका सवाल खत्म हो गया? जी 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 हारून साहब। जी। अच्छा अतीक भाई, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ एहतशाम मैं आपको एक दो चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जो मेरा प्राइवेट पायलट लाइसेंस है, जो जिसको आप पीपीएल कह सकते हैं, वो और सीपीएल में फर्क होता है। सीपीएल इससे अगला स्टेप है। अब इसमें जो बुनियादी फर्क है वो आप यूं समझ लें कि वो कुछ फ्लाइट आवर्स का फर्क होता है, ठीक है? या आसान लफ्जों में अगर आपको मैं समझाऊं तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस या एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस वो निस्बतन प्राइवेट पायलट लाइसेंस से 2 गुना 3 गुना महंगा होता है कॉस्ट वाइज। ठीक हो गया। बाकी उनकी जो बुनियादी ट्रेनिंग है, जो उनका ट्रेनिंग मैनुअल है, वो कोई 19 से 20 के फर्क से बिल्कुल सेम है बर्तानिया में, ठीक है, यूरोप में। जबकि पाकिस्तान में उसमें कोई फर्क नहीं है। ये आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में आपका चाहे कमर्शियल पायलट है, चाहे आपका प्राइवेट पायलट है, वो सिंगल इंजन त्यारों पे, जो अमूमन सेस्ना त्यारे हैं पाकिस्तान में फ्लाइंग क्लब्स के पास, उन्हीं पे ट्रेनिंग करते हैं। जबकि यहाँ हमारे पास यूके में और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में मल्टी इंजन बोइंग और समटाइम एयरबस पे भी ट्रेनिंग पायलट्स को उसके ऊपर प्रैक्टिस कराई जाती है। एक तो ये बात होगी। अब
आपका सवाल था कि कोई भी जो पायलट है क्या उसके लिए तालीम का होना जरूरी है, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक। मैं आपको अगेन यहाँ से यूके से ही शुरू करूंगा। बरतानिया में आपको पायलट बनने के लिए, कमर्शियल पायलट या प्राइवेट पायलट बनने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश, ज़ाहिर है यहाँ पे इंग्लिश ज़बान है, वो इंग्लिश बिल्कुल। आपको आती हो, समझ नहीं आती हो, आप लिखी हुई चीज़ पढ़ सकते हैं और अगर कोई आपसे बोल रहा है तो आप सुन के समझ सकते हो। ठीक है? इसमें आपकी फॉर्मल डिग्री नहीं चाहिए है, बिल्कुल नहीं चाहिए। अलबत्ता ठीक। मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। ठीक। अब मेडिकली फिट होना ये होता है कि जो आपका प्राइवेट पायलट लाइसेंस का जो मेडिकल है उसको हम बोलते हैं क्लास 2 एग्जामिनेशन, और जो आपका ठीक। सी या कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उसको हम क्लास 1 बोलते हैं। अब इन दोनों में भी बड़ा मामूली सा फर्क है दोनों एग्जामिनेशन में। जो आपका ठीक। क्लास 2 है उसमें डेफिनेटली आपका वेट वगैरह, आपकी हाइट चेक की जाती है, आपका यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, आपका ईसीजी किया जाता है, आपकी आई साइट चेक की जाती है, आपके कान ईएनटी चेक किया जाता है। जबकि जो आपका सीपीएल है उसमें कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, जिसमें से एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एक काइंड ऑफ साइकेट्रिक टेस्ट होता है। अब उसमें क्या होता है कि ठीक। वो आप, आई डोंट नो पाकिस्तान में कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपको एक जो बकायदा जो एक माहिर स्पेशलिस्ट जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपका कुछ तारे शारे लगा के ना, तो वो आपका टेस्ट लेते हैं ठीक। कि आप जो आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। जी, एक तो ये ठीक। बात। अब इसमें देखिए कि आपकी जो जो फ्लाइंग की ऑर्गेनाइजेशन है टोटल, जो इंटरनेशनल है, उसको हम बोलते हैं एकायो, आईसीएओ। ठीक है, ये ठीक। शिकागो में हुई थी, इंटरनेशनल शिकागो कॉन्फ्रेंस इसको हम बोलते हैं, या कन्वेंशन आप इसको कह लें। उसमें इन्होंने ठीक है। एविएशन के, फ्लाइट के, कमर्शियल फ्लाइट्स कैसे जाएंगे, फ्रेट कैसे जाएगा, इंटरस्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मतलब पूरा आपके पास एक एविएशन लॉ है एक पूरा। तो ठीक है। अंदर रहते हुए जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं आपकी, अब ऑब्वियसली पाकिस्तान उनमें शामिल है, तो किसी दर्जे पे शामिल है, उसके बाद तो उसमें क्या है कि पाकिस्तान या कोई भी जो कंट्री है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं, वो उन बाउंड्रीज को या उनकी गाइडलाइन के अंदर रहते हुए अपने कुछ रूल्स बना सकती हैं। ठीक है, ठीक। तो एविएशन के लिए इन्होंने क्या किया है पाकिस्तान में, जहां तक मेरी मालूमात है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए इन्होंने कम अज कम मैट्रिक डिग्री की या सर्टिफिकेट आप उसको कह लें, मैट्रिक मैट्रिक का होना या ठीक। की डिग्री वो होनी चाहिए आपके पास। और अगर आप ठीक। किसी लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, या आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास कम अज कम इंटर का होना जरूरी है या इंटर के इक्विवेलेंट होना जरूरी है। लेकिन ठीक। जरूरी नहीं है कि आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ पढ़ा हो। ठीक है जी, दो बातें ठीक। ये हो। अच्छा, अब देखिए, मैं एक बात क्या है कि खत्म करता हूँ, इस आपके सवाल को कंप्लीट हम करते हैं। अगर तो हम जाएं प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो उसूल होते हैं, तो अगर एक कंट्री असूल ये बनाता है कि भाई अगर आपने फला फला लाइसेंस लेना है तो आपके लिए मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए या आपने इंटर पास किया होना चाहिए। अच्छा, फर्ज करते हैं कि यार मुझे पायलट बनने का तो बड़ा शौक है लेकिन मैंने इंटर नहीं किया हुआ, या किसी तरीके से मैंने कोई जैली, आपको पता है आप हमारे पाकिस्तान में सिस्टम तो चलते हैं। अब वो बिल्कुल। मैंने मैंने किसी फ्लाइंग क्लब में दाखिला ले लिया। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात और समझनी होगी, वो ये है कि जो पाकिस्तान में डिग्रीज की क्रॉस वेरिफिकेशन का सिस्टम है, ये गालबन मुशर्रफ साहब के आने के बाद इसमें कुछ बड़ी बिल्कुल। पहले ये कोई इतना सिस्टम इतना कोई बहुत कोई अच्छा नहीं था। तो मैं इस ठीक। बात को मानने को तैयार हूं कि ऐन मुमकिन है कि कुछ पायलट्स की डिग्रीज जाली रही हों। मतलब मुझे पता नहीं है, मुझे ठीक। कैसे पता, जाहिर है बिल्कुल। ये, लेकिन सेइंग दैट मोरली उन्होंने गलत किया। लेकिन अब एक जेली डिग्री वाले पायलट ने अगर अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी की है, अगर उसने अपने ग्राउंड एग्जाम्स पूरे किए हैं और उसने अपना टेस्ट दिया और वो अपना जो है जहाज उड़ा रहा है, तो लाइसेंस उसका जाली नहीं हो सकता। अब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई आपने किसी से सिफारिश करा बिल्कुल। के लाइसेंस किया, इधर उधर तो गाड़ी की तरह कहीं ठोक दी, कुछ गाड़ी दो मार दी और उसके बाद आपको वो जहाज चलाना आ गया। यहाँ पे तो भाई आपकी ठीक। पहली, आपकी अमूमन आखिरी गलती साबित होती है। जी, ठीक। ठीक। अच्छा ताहिर मलिक साहब, आप ये बताएं, जो स्टेटमेंट्स दी गुलाम सरवर साहब ने पार्लियामेंट में और बाकी जगहों पे,
आपको लगता है ये स्टेटमेंट सिर्फ नंबर बनाने की दौड़ में चल रही है? रिपोर्ट, फलां रिपोर्ट पेश कर दी, हमने जहांगीर तरीन को रगड़ दिया, फलां रिपोर्ट पेश कर दी, हमने खुसरो बख्तियार को, बाकी लोगों को रगड़ दिया। उस दौड़ में शामिल होने के लिए गुलाम सरवर साहब ने भी अपने लोगों को रगड़ दिया। आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल एक मूव थी, ये गुलाम सरवर साहब की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? कैसे देखते हैं आप? एक तो मैं ये कहूंगा कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस थी। और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उस रैट रेस में दौड़ की वजह से थी। और चौथा इसका पहलू ये है कि देखिए, इंक्वायरी की आपके अगर इल्म में है कि पीआईए के पायलट्स की सर्टिफिकेशन या डिग्री जाली है, तो पहले आप उसकी इंक्वायरी कराए। लाइसेंस कौन इशू करता है? सिविल एविएशन अथॉरिटी। पायलट्स जॉब कहाँ कर रहे हैं? पीआईए। तो आप इन दोनों इदारों को कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखें और एक खुफिया इंक्वायरी कराएं। और जब इंक्वायरी आ जाए, इंक्वायरी की रिपोर्ट आप पब्लिक कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इंक्वायरी की रिपोर्ट से कबल ये क्या कि आपने इंक्वायरी की जरूरत समझी नहीं और स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट जो है, आप एक जिम्मेदार ओहदे पे है। तो उसी शाम को बीबीसी और CNN ने 15 मिनट का प्रोग्राम किया पीआईए पे। और आज जो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर वजीर के मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो है उसको कोट किया गया है। और अब इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस आ गई है। तो देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो होती है, वक्ती फायदा तो हो सकता है, लेकिन एक रियासत के हुकूमत के मफादात को के इंतहाई खिलाफ है। दूसरा, ये एक बिजनेस मॉडल है, पीआईए बिजनेस कर रहा है। अब उसका रोज के अखराजात है, लाखों लोग सफर करते हैं। तो अगर आप उसकी साख खराब कर रहे हैं, तो रोजाना उसका खसारा कम होने के बजाय ज्यादा हो रहा है। लोगों का कारोबार में सबसे अहम चीज होती है साख, क्रेडिबिलिटी। और जो उस कारोबार को ओन करते हैं, जो उसके जिम्मेदार होते हैं, अगर वो ही उसकी साख खराब कर दे, तो फिर तो किसी दूसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मोहर साबित कर रही है। तो लगता ये है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, गिव द डॉग ए बैड नेम एंड किल हिम, कि आपने पीआईए को OLX पे बेचना है। जो खसारे में कंपनियां होती है, उनको भी रनिंग पोजीशन में ला के बेचा जाता है ताकि अच्छी उसकी दाम वसूल हो। तो इस सूरत हाल में तो पीआईए को कोई भी नहीं लेगा। और फिर उसका दूसरा नुकसान ये है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन के लिहाज से एक रिस्क वाले मुल्कों में आ गया। इससे पहले क्रैश हुए, हवेलिया में क्रैश हुआ, बोजा एयरलाइन का इस्लामाबाद में क्रैश हुआ, लेकिन पाकिस्तान को या पीआईए को गैर महफूज करार नहीं दिया गया। क्या वजह है कि कराची जो क्रैश के बाद गैर महफूज करार दिया जा रहा है, उसमें ये गैर जिम्मेदाराना बयानात है। और ना सिर्फ ये, एक तरफ हम टूरिज्म को कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, दूसरा हमारी एक्सपोर्ट्स, अभी अतीक साहब यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स की बायर होती है। तो इसके अंदर, और हमारे जो पायलट्स हैं, देखिए एक शोबा है, एक नर्सिंग एक शोबा है, इसी तरह एजुकेशन एक शोबा है, फ्लाइंग भी एक शोबा है। पाकिस्तान से जो कमर्शियल पायलट है, वो उनका एक कैरियर है, वो पूरी दुनिया की एयरलाइंस में जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपने सिर्फ पीआईए ही नहीं, एक कैरियर को और एक शोबे को में तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान में लाइसेंसेस फेक होते हैं, और इस सारे प्रोसेस में आपने सिविल एविएशन का मौकफ ही नहीं लिया कि क्या आप बड़ा स्टैंडर्ड तो ये है ना कि एक इदारा अगर फेक लाइसेंसेस इशू कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहा, तो फिर ये, हालांकि उन्होंने इसकी तरदीद की है इन दोनों बयानात की, तो मेरे लिहाज से इसकी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसकी इम्प्लीकेशंस आनी शुरू हो गई है। ठीक। अतीकुर रहमान साहब, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, आप ये बताएं, आम का सीजन है, ठीक है, आम फ्रूट्स काफी सारे दुबई के रास्ते से पूरे यूरोप में जाते हैं, फ्रेश सब्जियां यूरोप में जाती हैं। एज अ बिजनेसमैन आप बताएं, बिजनेसमैन को कितना नुकसान होगा पीआईए के यूरोप में बैन होने से? देखें जी, इस पे मैंने काफ़ी सर्वे किया है मार्केट का, और उसमें कुछ होल सेलर्स, इम्पोर्टर्स से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो अब हम आम पे ही बात कर लेते हैं कि मैंगो जो है वो हर साल यूके में बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में इंपोर्ट होता है, और ज़ाहिर है हमारा पसंदीदा फल भी है। तो एक जो होलसेलर है, उसकी पिछले साल में जो खपत थी वो तकरीबन आप कह लें 3 से 6 टन पर डे थी।
तो इस जो है वो 15 टन अ मंथ, यानी आप देख लें कहाँ पे ये रेशो जाएगी। तो दूसरी चीज़ ये कि पिछले साल जो हमारे पास 3.9 केजी का जो बॉक्स था, वैसे तो लिखा 3.9 होता है, लेकिन मैंगो का वजन 2.9 होता है इसमें। तो वो हमारे पास पिछले साल उसकी कीमत थी 7 से 8 पाउंड, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 मैंगो होते हैं। और इस बार जो मैंगो इस वक्त मार्केट में है वो 18 से 20 पाउंड के वो 8 मैंगो है। तो इस सूरत हाल कौन बंदा है जो खरीदारी करेगा? उससे क्या हुआ कि इब्तदा में लोगों ने सीजन शुरू हुआ, ज्यादा से ज्यादा वो मैंगो यहाँ पे भेजा। अब वो जब मार्केट में आया तो मार्केट में लोगों ने प्राइस देखने के बाद खरीदना छोड़ दिया। उसमें क्या हुआ कि एक बंदे ने जो 18 पाउंड में लगाया था वो 10 पे आया, 6 पे आया। उसने जान छुड़वाई कि अब इसको पैशेबल आइटम है तो इसको मैं जैसे भी है बेच दूं। तो इस तरह बहुत नुकसान हुआ इम्पोर्टर्स का। और सेकेंडली ये है कि अभी इस वक्त भी वही सूरत हाल चल रही है कि उसमें बहुत सारे जो कई सालों से काम कर रहे थे उनके काम जो है वो स्टेक पे हैं, क्योंकि इस वक्त प्राइस आज भी मैंने चेक की 8 मैंगो 18 पाउंड से 20 पाउंड की। तो दूसरी चीज कि मैंगो हो या सब्जियां हो या कुछ भी हो, हमारे यहाँ कोई सिस्टम तो है नहीं। ना तो इंपोर्ट को चेक किया जाता है, ना एक्सपोर्ट को चेक किया कि खपत कितनी है, हमने किन लोगों को इजाजत देनी है, क्या चीज बाहर जा रही है। अब देखिए चीनी पे तो सब्सिडी दी जा रही है, स्कैंडल आ गए ये, लेकिन जिम्मेदार को कोई नहीं पूछता। अभी देखिए जिम्मेदार ने जो यहाँ पे भेजना है, यहाँ पे मैंगो बिकेगा नहीं, तो हमारा सरमाया कितना जाया हुआ। तो इस पे रहा एयरलाइन। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो PIA की फ्लाइट्स बैन हो रही है, तो उन यूरोप की मंडी हो, मशरक वस्ता की मंडी हो, जब हमारा माल पहुंचेगा नहीं और बाहर की एयरलाइन पाकिस्तान आ नहीं सकेगी, तो ये चीजें समुद्री रास्ते से बहरी जहाजों से तो नहीं जा सकती ना। इनकी शिपमेंट बाहर होती है, तो पाकिस्तान वो मार्केट लूज कर जाएगा यकीनी तौर पे, वहां इंडिया की चीजें जाएगी। उसमें सर इस तरह है कि अभी भी जो है वो मैंगो ज्यादा तो आ रहा है कतर एयरलाइन या दूसरी जो एयरलाइंस हैं गल्फ की, उनके जरिए आ रहा है। PIA तो वैसे भी क्योंकि स्पेशल फ्लाइट्स आ रही हैं तो उसमें फ्रेट बहुत ज्यादा है। तो इस वक्त पोजीशन ये, क्योंकि दूसरी एयरलाइंस जो है वो इंपोर्ट के लिए सामान ला रही हैं, तो उनका फ्रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा है। वो यही बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से फ्लाइट्स कम है। PIA तो इतना काम कर नहीं रही है इस वक्त, क्योंकि हमारे जहाज तो बंद है इस वक्त। ये बताएं, हमारे तकरीबन 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बायर हैं, उनकी पहली चॉइस होती है कि हम PIA के जरिए आए पाकिस्तान। जैसे कि लंदन से या इंग्लैंड से PIA एक फ्रीक्वेंट और डायरेक्ट फ्लाइट का जरिया है। तो अब ये जो एविएशन के मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब की स्टेटमेंट आई है, तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी मोहतात हो गए हैं कि PIA से सफर किया जाए अलग। देखिए जी, दो चीजें। एक तो इससे बहुत बड़ा हमें धचका लगा कि हमारा मुल्क पहले हालात अच्छे नहीं है, फिर इस तरह की जो सूरत हाल हो गई है। सेकेंडली ये कि हम तो हमेशा प्रेफर करते हैं कि अपने PIA में सफ़र करें, हमारे अपने मुल्क को फ़ायदा हो। और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो तो हर चीज़ में ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, हम ऐसी चीज़ें खरीदें, हम इस तरह PIA में सफ़र करें। लेकिन इससे बहुत धचका लगा। और आने वाले वक्त में, अब मैं अपनी मिसाल दूंगा कि अगर मैं तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान जाता हूं, तो फिर जाने से पहले अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट मिनिस्टर बता रहा है कि वो जो हवेलियां में गिरा है उसके 2 पार्ट्स, एक जो है वो खराब था, एक को जोड़ा गया था। अब ये तो पायलट्स जो है उनकी ये पोजीशन है। तो इस सूरत हाल में हर बंदे को अब सोचना पड़ेगा कि हमने ट्रैवल PIA के जरिए करना है या हम किसी और एयरलाइन का इंतजाम। अच्छा, हरून मलिक साहब आप बताइएगा, एविएशन को आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। एविएशन अगर फॉर एग्जांपल कोई पायलट होगा किसी भी एयरलाइन का, एमिरेट्स का ले लें, ब्रिटिश एयरवेज का ले लें, तुर्किश एयरलाइन का ले लें, वो पाकिस्तान में अब जो बाकी लोग हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, बाकी ग्राउंड स्टाफ है, अगर हमारे पायलट्स के ये इशू बना हुआ है तो बाकियों को किस तरह देखेंगे? वो डरेंगे नहीं यार मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता करूंगा, वही मुझे मिसगाइड ना कर दे। उनके माइंडसेट क्या होगा? क्या उनके पाकिस्तान आने पे भी बैन लग सकता है, या वो खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान ना आए? नहीं एहतशाम भाई, ये थोड़ा सा आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके ATC, आपका ग्राउंड कंट्रोल
और आपके दीगर स्टाफ वो काम ठीक कर रहे होते हैं। देखिए अब ये मानने में तो कोई और नहीं है कि हमारे पास और हमारे यहाँ हमारे मुल्क में थोड़े बहुत मसाइल तो हैं, हम लोग थोड़े नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड के आदी हैं, या हमारी कुछ कुछ वतीरा बन गया है, जैसे आप इसको समझ लें। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि एक पायलट है वो कहीं से भी 8 घंटे की या 10 घंटे की फ्लाइट लेके आ रहा है तो उसको पता नहीं है कि सामने क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन अगर वो पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन या फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो किसी और वजह से अगर वो कैंसिल या मंसूख नहीं करते हैं तो कोई पायलट ना कर देगा। पायलट ने क्यों ना करनी है? क्योंकि पायलट ने तो अपना अपना जहाज लेके आना है, वो तो अपना त्यारा लेके आ रहा है, उसको अपने सिस्टम पे बिलीव है, तो उसने तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अरुण साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए इस सारी डिस्कशन एविएशन और एविएशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे हो रही है, तो कोविड का भी एक रीज़न है। जिस तरह बरतानिया के प्रेस में और यूरोप के प्रेस में लगा कि पाकिस्तान से जो फ्लाइटें आ रही हैं उनके अंदर जब हम टेस्ट करते हैं तो कोरोना पॉजिटिव बहुत सारे पैसेंजर होते हैं, तो ये भी एक रीज़न है आपके ख्याल में? जी, ये बिल्कुल मुमकिन है। दरअसल हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है इसमें कोविड-19 के मामलात में या इनके पेशेंट्स में उसमें थोड़ा-सा हम लैग कर रहे हैं। इसको अब ऑब्वियसली ऐसा हुआ है कि जहाँ से उन्होंने जब चेक करके कोई भी बंदा भेजा है या कोई भी जो हमारा पैसेंजर है वो चेकिंग तो हो रही है पाकिस्तान में या टेस्टिंग हो रही है। तो जब आप यहाँ पे लैंड कर रहे हैं किसी भी यूरोप में या दुनिया के वैसे किसी भी मुल्क में, तो आपको दोबारा चेक किया जा रहा है आप कोरोना पॉजिटिव हैं या आप नेगेटिव हैं। डिस्पाइट कि आपके पास कोई रिपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, वो फिर भी आपको चेक कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने कुछ पैसेंजर्स को चेक किया होगा जिनके पास रिपोर्ट होगी कि वो कोविड-19 नेगेटिव है और वो पॉजिटिव निकल आए होंगे, तो उनको हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर थोड़ा-सा डाउट हो गया हो। तो ये मुमकिन हो सकती है, ये मुमकिन वजह यही हो सकती है। दूसरा जो मैं इसको चीज़ ऐड करना चाह रहा था, लेकिन आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं अपनी जी बारी प्लीज। जाने उसको ऐड कर दूँगा। देखिए हुआ ये है कि गुलाम सरवर साहब ने जब बयान दिया है असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कि हमारे जो 30% पायलट्स हैं, उनके पास डिग्रीज़ या उनके लाइसेंसेस जो हैं वो फेक हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कम्युनिकेशन का मसला शायद रहा है। पहली तो मैं मलिक साहब की इस बात से टोटली एग्री हूँ कि उनको ये बात वहाँ पे करनी नहीं चाहिए थी। ये बात इन कैमरा होनी चाहिए थी, तो जो कि बाहर आ गई। अगर वो बाहर ना आती तो मेबी हम इसको किसी और तरीके से इसको टैकल किया जा सकता था। जैसे कि आप में से कोई भाई बता रहे थे कि कॉन्फिडेंशियल लेटर लिख के या कोई अंदर खाते को इंक्वायरी करके पहले जो भी जिन भी अपराध के ऊपर इनको डाउट था उनको अलग कर दिया जाता, फिर एक बयान देते कि ये बंदे थे, हमारी नज़र में ये डाउटफुल हैं। आइदर उनकी डिग्रीज़ मशकूक हैं या उनके पायलट लाइसेंसेस के ऊपर उनको अगेन मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि ये इस चीज़ पे मैं नहीं बिलीव करता कि आपका लाइसेंस फेक हो सकता है। लेकिन चलें जैसे मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, तो पहले ये सारा अपनी इंक्वायरी कर लेते, तमाम दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके बताते कि यार ये बंदे हैं, ये हमने अलग कर दिए हैं, तो इनके साथ अभी हम डील करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक जनरल या अमूमी बयान दे दिया कि हमारे 30% जो पायलट्स हैं वो फेक लाइसेंस होल्डर हैं या उनके पास डिग्रीज जाली हैं। अब वो देखिए एक कमरे में 10 बंदे बैठे हैं, तो हम कहते हैं कि 10 में से 3 या 4 बंदे जो है जी वो चोर हैं। अब जो 11वां बंदा खड़ा है उसको तो 10 के 10 ही चोर लगेंगे ना, क्या पता ये चोर हो, क्या पता ये चोर हो, क्या पता ये हो। ये यहाँ पे उन्होंने गलती की है। जी। जी, जी अतीक और रहमान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि अब जब ये कोविड का क्राइसिस हमें यूरोप और बाकी दुनिया में ज़रा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रहा है और मुख्तलिफ सेक्टर्स खुल रहे हैं, तो ट्रैवलिंग और एयरलाइन इंडस्ट्री भी यूरोप में खुलेगी और किस शक्ल में खुलेगी? देखिए जी, एक तो ये कि पहले इन्होंने जो 2 मीटर का फासला रखा था नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अभी हालात के मुताबिक 1 मीटर डिस्टेंस कर दिया है आपस में। उसके अलावा जो स्टोर्स हैं उनमें उन्होंने सब एरो लगा दिए हैं कि आप इस तरफ से जाएं, दूसरी तरफ से निकल जाएं। उस जो एहतियाती तदाबीर हैं वो तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। रहा ट्रैवलिंग का, तो मेरा ख्याल है कि जुलाई के मिड में जो है वो शुरू हो जाएंगी फ़्लाइट्स, क्योंकि जर्मनी में भी अभी हालात नॉर्मल हैं, हॉलैंड में भी, इधर यूके में भी 4 तारीख से हर चीज़, 4 जुलाई से हर चीज़ ओपन हो रही है।
तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टाइम लगे और जुलाई के मिड या एंड तक फ्लाइट्स 100% जो है वो ऑपरेशनल हो जाएंगी। ठीक, अच्छा तीक साहब आप बताइएगा, आपकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए और आपको सस्ता आम पहुंचे दुनिया की बाकी मार्केट्स में, उसके लिए आपकी राय में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सिर्फ आम ही नहीं, फिर सब्जियां ले लें, बाकी चीजें भी हम कम्पीट करें। हम तो बांग्लादेश से भी पीछे रह गए हैं, किस तरह हम कम्पीट कर सकते हैं दुनिया के साथ? सर पहली चीज तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतें दी हैं। फल ले लें, सब्जी ले लें, जो टेस्ट पाकिस्तान का है वो आपको कहीं और किसी कंट्री का नहीं मिलेगा। हमारी बदकिस्मती बिल्कुल ये है, जैसे दूसरी चीज़ों में कोई इंतज़ाम या गवर्नमेंट का कंट्रोल या चीज़ें नहीं है एक्सपोर्ट वगैरह, इसी तरह ही इसमें है। अब हम जब स्टोरों में जाते हैं तो आपको या इंडिया की सब्जी मिलेगी, प्याज, हर चीज़ इंडिया से या आपको यूरोप से मिल जाएगी, स्पेन वगैरह से। लेकिन ये कि पाकिस्तान की हमें कोई चीज़ इधर नज़र नहीं आती। और कितने अफसोस की बात है, हम सिर्फ मैंगो पे बात कर रहे हैं कि मैंगो नहीं आया या मैंगो महंगा है। क्यों नहीं हमारे बाकी फल, सेब है, आड़ू है, हर चीज़ हमारी पाकिस्तान की, लेकिन वो इसीलिए वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं है कि इदारे जो हैं वो अपना काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मिसाल के तौर पे फ्रेट अगर ज़्यादा था तो जो गवर्नमेंट हमें पहले भी कह चुका, उनको रिबेट देना चाहिए था ज़मींदार को या एक्सपोर्टर को, ताकि उसकी प्राइस को हम कम लाते, हमारी जो फसल है वो आके बाहर बिकती। लेकिन इन चीज़ों पे कोई तवज्जो नहीं देता। इसमें अगर मेहनत की जाए, बहुत बड़ी मंडी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें गल्फ में भेज दें, लेकिन यूरोप बहुत बड़ा है और इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, हमारे हमसाया मुल्क का, कि उनकी हर सब्जी चीज़ आके बिक रही है, हम क्यों नहीं बेच सकते? छोटी सी छोटी चीज़ भी जो है वो इंडिया से आ रही है। तो इसमें हुकूमत और इदारों को इन चीज़ों पे बैठना चाहिए, देखना चाहिए, मार्केट तलाश करनी चाहिए। जिन चीज़ों में हमें चीज़ें की प्राइस ज़्यादा है उन चीज़ों में रिबेट दें या अपनी जगह बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ किन्नू आता है, अब वो भी बहुत पीछे चले गए। मैंगो जो है उसकी फसल आती थी, इस बार मेरी एक दो इम्पोर्टर से बात हुई तो उन्होंने कानों को हाथ लगा रहे थे कि हम तो तबाह हो गए हैं मैंगो में। यानी कोई गवर्नमेंट ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, हालात खराब है, फ्रेट ज्यादा है, तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ हल करना चाहिए था। हमारे एम्बेसडर साहब ने एक आध कंपनी को रिलीफ दिलवाया है पीआईए से, उसमें मुझे पता चला था कि उन्होंने 150 रुपीज पर केजी के हिसाब से किसी को राहत दिलाई है, उन्होंने अपील की थी। तो लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। इस वक्त चाहिए था कि फ्रेट को गवर्नमेंट कंट्रोल करती, उसमें हेल्प करती, हमारी फसल आके बिकती जैसे कि हमेशा पहले बिकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें क्या कि इम्पोर्टर भी डूब गए और वहाँ पाकिस्तान में भी मसला हो गया कि अब ज्यादा मजीद एक्सपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि आगे खपत नहीं है। और खपत इसलिए नहीं, इतना महंगा लोग खरीदते नहीं है। मैं इसमें हारून साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ऐड करूँगा। एक तो अतीक साहब ने जिन पहलू का बताया, तो मुझे भी बैरून मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ है। देखिए वहाँ थाईलैंड में का और इंडिया की प्रोसेस जूस और इस तरह की केन्ड फूड भी है। आप देख ले बहुत सारे ट्रॉपिकल फूड्स या इवन मैंगो जूस या मैंगो ड्रिंक्स इंडिया और थाईलैंड के। पाकिस्तान से ना प्रोसेस्ड फूड्स, ना वेजिटेबल और ना जूसेस एक्सपोर्ट करो, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाती है। मसलन इंडिया से साग बेताशा आ रहा है, इंडिया से प्रोसेस्ड खाने आ रहे हैं, और पाकिस्तान में भी इवन थाईलैंड के जूसेस बिकते हैं दिन में, इसी तरह यूके में भी है। तो हमें एक तरफ तो फ्रूट्स वेजिटेबल, दूसरा हमें वो प्रोसेस करके भी उनको वो एक तो प्रिजर्व भी हो जाते हैं, और पाकिस्तान में ये जो फल और सब्जियां और ये फ्रूट ज़ाया हो जाते हैं, वो प्रिजर्व भी हो जाते हैं और उनकी वैल्यू एडिशन। तो इस तरफ भी सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? हारून जी साहब आपसे ये सवाल। जी, ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, दो के ये मेरी कोई रेलेवेंट फील्ड नहीं है, लेकिन मैं इसमें इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जब भी किसी सुपरमार्केट में जाता हूँ, चाहे वो टेस्को है, चाहे वो सेन्सबरी है या कोई लोकल मार्केट्स हैं, तो मैं देखता हूँ कि हमारा अपना चावल बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे आपको इंडिया का चावल ज़्यादा नज़र आएगा। इवन आटा तक जो है, जो हम देसी लोग, आपको पता है रोटी के बगैर तो रह नहीं सकते, तो आटा भी उनका मौजूद है। मतलब ऐसे में कई लातादाद में आपको आइटम गिनवा सकता हूँ जो इंडियंस ने मार्केट पे, यानी देसी लोगों की मार्केट के ऊपर उन्होंने काफी कैप्चर किया हुआ, काफी होल्ड किया हुआ है। तो इसमें कोई एक बंदा तो इन्वॉल्व है नहीं, या एक बंदे को हम वो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। ओवरऑल हमारे पूरे पाकिस्तान में एक रवैया ही ऐसा है कि हम डंग टपाऊ पॉलिसीज पर चल रहे हैं। आपके पास ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा लोग इसमें ग्रेजुएट हैं,
नहीं हो रहा है। जो आप फूड प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम लोगों को आइडिया कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन सोशल मीडिया पे भी एक आध भाई हैं, आई थिंक उनका नाम इब्ने फाजल है, वो इस टॉपिक के ऊपर बड़ा अच्छा लिखते हैं। फूड्स को कैसे महफूज किया जाए, लंबे अरसे के लिए कैसे चलाया जा सकता है। हमारे पास जो हमारी वेजिटेबल है या कोई भी जो फ्रूट्स हैं, उनको यूरोप तक लाने के लिए अब एक अकेला किसान या एक जो फार्मर है वो क्या-क्या करेगा? ये तो हाँ, होने को तो ये भी हो सकता है कि कुछ फार्मर्स मिलके कुछ छोटा-सा कोई प्लांट बना लें, कोई मिलके कोई इस तरह का कोई मंसूबा बना लें, कोई अ, होने को बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपको पता ही है हमारे जो ठीक रूरल ये अपने झगड़े नहीं खत्म होते, एक-एक इंच पे तो वो लड़ रहे होते हैं। तो ठीक। अच्छा कमियाँ तैर मलिक साहब, सॉरी आप बात कंप्लीट करें। नहीं बस ठीक है, इतना ही। अच्छा तैर मलिक साहब आप बताइएगा, आप अपने एरिया की बात करें, आपकी कोई अतीक साहब से बात हुई, ऑलिव्स के बागात लगाए गए हैं चकवाल में, जरा टॉपिक से हम हट रहे हैं, लेकिन हमें बताएं चकवाल में ऑलिव्स के बागात लगाए गए हैं, उनका क्या फ्यूचर है? और आपने अतीक साहब से बात की कि वो ऑलिव्स के बागात का कब जाएगा फल उसका, या हम ऑयल बनाएंगे तो ऑयल तैयार होकर कब अतीक साहब तक पहुंचेगा? और वो मेड इन पाकिस्तान देखेंगे, मेड इन इटली या मेड इन स्पेन के अलावा हमें ऑलिव ऑयल पे, ऑलिव की प्रोडक्ट पे मेड इन पाकिस्तान नजर आएगा? ताहिर मलिक साहब देखिए, ये तो बहुत सारे सेक्टर है। अब आपको एक और एग्जांपल दूं कि हलाल मीट, चाइना हलाल मीट की बहुत बड़ी मार्केट है। मिडल ईस्ट, इवन यूरोप में, इंग्लैंड में टर्की से आता है। तो पाकिस्तान से इतना मीट वहां जा सकता है, हलाल मीट उस क्वालिटी का। जो आप बात एक्सपोर्ट को रहने दें, देखिए 22 करोड़ का मुल्क है, कभी यहाँ टमाटर 300 रुपये किलो हो जाता है। तो अगर वो प्रिजर्वेटिव में चीज़ें प्रोसेस्ड हो, तो यहाँ भी तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। और लोग फालसा जो है, जिस तरह आजकल सीजन है, 11 महीने यहाँ फालसा होता ही नहीं, तो उसको क्यों नहीं, उसका पल्प और मैंगो पल्प है, ये चीज़ें वो है जो सारा साल हम सेल कर सकते हैं। जहाँ तक ऑलिव की बात है, जैतून का तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्पेन और इटली से। तो अगर यहाँ इसकी सेल बढ़ती है, तो हमारी इंपोर्ट जो हम फॉरेन एक्सचेंज बाहर दे रहे हैं, जो हम मलेशिया से पाम ऑयल मंगा रहे हैं, यहाँ कैनोला ऑयल हो, यहाँ पे जैतून का तेल हो, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो सकता है। और चकवाल की जो फिजा है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो उसके लिए जरूर। और मुझे अभी 2 दिन पहले चकवाल जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो मैं हैरान हो गया हूँ कि वहाँ अंगूर बहुत ज्यादा काश्त हो रहा है और 100 रुपए किलो बिक रहा है। और लोगों को जाहिर है अभी काश्त हुआ है और लोग वहाँ खा नहीं रहे, अंगूर खराब हो रहा है। तो आप वहाँ उसका अंगूर का जूस बना सकते हैं और चीजें बना सकते हैं। तो वो आगे गवर्नमेंट को चाहिए कि एक चीज शुरू हुई है, अब उनको आगे वैल्यू एडिशन करे। वाइन बना के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया से ये चीजें आती है। तो आपने देखिए मलिक साहब, आप स्टेट चकवाल वालों को वाइन पे लगाना चाहते हैं, असल चक्कर वो है जो आपको और चीजों की आपने तरफ आपका ख्याल जा रहा है ना। देखिए, मरी ब्रूरी जो है पाकिस्तान की कंपनी है ना, तो उसकी जी अल्कोहल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह इंडिया की कंपनी है, उनकी अल्कोहल लंदन के स्टोरों में पड़ी हुई है, गैर मुस्लिमों ने ही पीनी है ना। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो, यहाँ हम चाइना को बहुत सारी स्किल दे रहे हैं, सांप की खाल दे रहे हैं, गधे की खाल। वो भी तो अगर आप हलाल हराम के चक्कर में पड़ेंगे, बिजनेस बिजनेस है। तो इस टर्की इसराइल से ट्रेड कर रहा है, पहली बात ये कि ट्रेड पे हमारा एग्रीमेंट कंसेंसस नहीं। आज भी हमारी दुकानों में लिखा है कि कादियानी सौदा ना खरीदे, शिया ये ना करे। तो ये कौम कारोबार दुश्मन है, इल्म दुश्मन है, और ट्रेड के भी इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए। तो ट्रेड होता है सोच को वसत देने से। जब अरब लोगों ने पूरी दुनिया से तिजारत की, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हम गैर मुस्लिमों से तिजारत कर रहे हैं। तो इसलिए जो ठीक। पुराना सिल्क रूट है या दूसरा, रियासत का काम ये है कि वो लोगों को एक सिमत मुहैया करे। हम सिमत ही नहीं मुहैया कर सके। हमारी 60 की जो एक्सपोर्ट्स है, तो लिए जुराबे और बेड शीटें और हजार बंद बनाते रहे, आज भी वही है, मलिक साहब कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई। अब हारून साहब इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मलिक साहब आपकी बात से मुझे 2 पॉइंट याद आए हैं। ये रवैया जो आप बता रहे हैं कि हम हलाल हराम के चक्कर में पड़ जाते हैं, इवन ट्रेड के अंदर भी, ये रवैया आपका वहाँ के पाकिस्तान तक कोई लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि हमारे अक्सर जो दोस्त हैं, जो फूड के कारोबार करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स के ऊपर अपने फूड बड़ा-बड़ा लिख के लगाया था हलाल फूड। अच्छा भाई हलाल फूड खाना अच्छी बात है।
तो लेकिन हलाल खाएगा तो वही जो मुसलमान है, ठीक है। अब आप बरतानिया में रह रहे हैं जहाँ ओवरऑल आपकी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो लेस देन 7 to 8% है, 10% से लेस है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बुनियादी तौर पे आपकी जो टारगेट मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ 10% से कम है। आप अपना अपना स्टफ कैसे बेचेंगे? यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मतलब गैर मुस्लिम, आप गोरे हैं, काले हैं, जो कि हलाल के नाम से चिढ़ते हैं। तो आप यानी उनको तो आप अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कुछ दोस्त हैं जो कपड़े का काम करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, इनपुट लेन पे करते हैं और कई जगहों पे। अब वो देसी स्टफ बेचते हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से कपड़े मंगवा के सिले हुए, अनसिले हुए वो बेचते हैं। तो आप क्या बेच रहे हो? आप कुर्ता शलवार बेच रहे हो या औरतों के जो आप गारमेंट्स बेच रहे हैं, तो वो आप किन को, टारगेट मार्केट क्या है? बांग्लादेशी भी बहुत कम हमारा स्टफ पहनते हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, या किसी हद तक श्रीलंकन है। आपने किया क्या? आपके पास जो मार्केट है वो पहले ही बहुत ज्यादा नहीं है, अब आप उसको कैप्चर करने के बजाय आप लिमिटेड होते जा रहे हैं। इसमें और बड़ी एग्जांपल्स दी जा सकती है, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि वो वाइन बना के बेची जा सकती है, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन करे कौन? यहाँ पे आप असेंबली के किसी फ्लोर पे बात करके देखें कि ये शराब वगैरह जो है कम से कम इसको, या अल्कोहल जो है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है, इसको आप एटलीस्ट जिन इलाकों को आप फ़रोग़ देना चाहते हैं सियाहत के लिए, जो आप बार-बार कहते हैं हम टूरिज़्म को तरक्की देंगे, टूरिज़्म कैसी तरक्की करेगा? आपको लगता है कि दुनिया के लोग जो हैं वो आपके पहाड़ दिखने आएँगे? आप यूरोप में किसी जगह चले जाएँ, वहाँ पे वही पहाड़ हैं, वही आपके लैंडस्केप हैं, वही आपके फील्ड्स हैं, वही नदियाँ हैं, ज़्यादा बेहतर हैं बल्कि। तो कोई भी एक एक बंदा है, लेट्स सपोज़ कि एक बंदा है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी XYZ कंट्री से वो उठता है, उसको कोई कंट्री ट्रैवल करना है, वो पाकिस्तान क्यों जाएगा? ऐसी क्या चीज़ आप वहाँ उसको प्रोवाइड करें कि वो पाकिस्तान जाएगा? अब वो मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम गैर मुस्लिमों पे इस्लाम नाफिज कर रहे हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम कपड़े ये पहनो, तुम खाना हलाल खाओ, तुम शराब ना पियो, तो वो तो मुसलमान ही नहीं ना। इस्लामी जो शायर है, इस्लाम में जो हराम हलाल का तस्वर है, वो मुसलमानों के लिए है, वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। जी तो ये बिल्कुल। आप एग्री। अतीक साहब आप कुछ कह रहे थे इससे बताना चाह रहा था जी, मेरे ज़हन में आ रहा था कि इंडिया से जामन और गंडेरी आके इतनी बिकती है यहाँ पे। यानी आप देखें कि जामन कोई भी उसको अहमियत नहीं देगा, लेकिन वहां से बेतहाशा सीजन में जामन आती है, वो बिकती है, ताज़ा गंडेरियां आती हैं, यानी हर चीज़ आती है। सेकंड, आप अभी बात कर रहे थे चकवाल की, तो वहां से माशाल्लाह एक निजी कंपनी ने निकालना शुरू कर दिया है ऑलिव का ऑयल, यानी मतलब एक्सपेल कर रहे हैं, और उसमें कुछ हमें भी गिफ्ट मिले थे, शायद मैं मलिक साहब को भी दिया हो। तो माशाल्लाह शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह बहुत बड़ी फार्मिंग है। तो हमें जैतून का यहाँ जो मैं तो शाम साहब ये वजाहत कर दूं कि मैं पानी पी रहा हूँ जनाब, गुफ्तगू के दौरान ये ना समझा जाए फतवा ही ला मैं समझे सर फवाद चौधरी साहब बैठे हुए ताहिर मलिक साहब की जगह। सर बात अच्छा ये, सर जी, बात तो कर रहे हैं सारी चीजों पे, लेकिन इस पे मुझे तो कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती कि कोई इन चीजों पे तवज्जो करे। हमारा ट्रेड पे एग्रीमेंट ही नहीं है। देखिए हमारे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये सही कह रहे हैं, हुंजा में हर जगह की, जो इनको हम मार्केट कर सकते हैं। ठीक। और लेकिन अच्छा सर, हम ट्रेड हमारी प्रायोरिटी नहीं है जी। ठीक। अच्छा सर, मैं थोड़ा वो इंडिया का जिक्र आया है, मैं ज्यादा आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस पे वीडियो कर दूं, तो मुझे जी थोड़ी सी शरारत सूझ रही है। मैं अतीकुर रहमान साहब से और हारून मलिक साहब से पूछूं, जो लद्दाख में जो कुछ हुआ है इंडियंस के साथ, आपकी तो डेली बेसिस पे इंडियन से मुलाकात भी होती होगी, थोड़े बहुत आपको कोई शर्मिंदा नजर आए? वैसे तो पाकिस्तानियों को कुरिया मार के जाते थे, तो लद्दाख के मामले में जरा कोई फीलिंग, आपने जरा उनका एटीट्यूड चेंज देखा अतीक साहब? जी, असल में आप कह लें कि ज्यादा हम बात इसलिए नहीं करते कि उनको भी पता है, हमें भी पता है, तो फिर इस तरह के मौजू पे या कम ही बात करते हैं, क्योंकि फिर उससे आपको पता कि एंड अच्छा नहीं होता। तो जाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हमने तो अपने वतन की बात करनी है, उन्होंने अपने की, तो वो फिर गलत रंग आता है। इसलिए यहाँ पे ये ज्यादा डिबेट नहीं होती, ना मजहब पे ना सियासत पे, यानी हम क्योंकि हम लोग इकट्ठे हैं, काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो यहाँ ये चीजें नहीं है। जी अरुण साहब। जी अतीक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली तो बात यह है कि इस तरह की बातें यहाँ पे डिस्कस कोई नहीं करता। तो फर्ज ठीक। करते हैं
दोस्त से शरारत करते हुए उसको तंग करने के लिए कोई छेड़ ही देंगे, तो उसने जवाब में फिर हमें बड़ी बड़ी चीजें गिनवा देनी और फिर मेरे पास और किसी और के पास जवाब नहीं होना। अब मेरा इशारा तो जी ठीक। जी मलिक साहब, आप भी बड़ा हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, क्या हुआ? हमारे पास सर ये कह रहा हूँ, जी अतीक साहब बात कंप्लीट करें प्लीज। अतीक साहब, जैसे हमारे पास अब स्टाफ है, स्टाफ में जो है वो सिख भाई भी हैं, हिंदू भी काम करते हैं, मतलब तो वो हमारा फिर ना माहौल खराब हो जाता है, फिर ना वो लोग इस मौजू पे बात करते हैं ना हम इस मसले को छेड़ते हैं, तो फिर यहाँ पे जी बात करें मतलब मैं ये कहना चाहता था कि मेरा जो थोड़ा बहुत बाहर रहा हूँ, मैंने देखा है कि जो दिल्ली और इस तरफ बॉम्बे साइड के लोग हैं इंडिया के, वो उनमें पाकिस्तान नफरत है। ना पंजाब में पाकिस्तान नफरत है, इंडियन पंजाब में और 3 सूबों में, और ना साउथ इंडिया में। और वो बाकी लोग द लीस्ट बॉदर्ड है कि, और इंडियन मीडिया इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है कि वो बीजेपी के एजेंडे पे, हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान बैशिंग कर रहा है, नफरत बेच रहा है। वो जो टॉक शोज वहां के होते हैं, उनका काम मुसलमानों को और पाकिस्तान को एक मखसूस अंदाज में दिखाना है। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया के भी 2-3 स्टेट्स के अलावा एंटी पाकिस्तान होना उनके लिए कोई बिकता ही नहीं है साउथ इंडिया में या इधर उधर। और वो उनके अंदर वो सोच नहीं है कि जो इन 2-3 जिलों की है, सूबों की है, जो मैं आप जिनका जिक्र कर रहे हैं। ठीक। जी मोहसिन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर वाइंड अप करते हैं। अरुण साहब, अरुण साहब सॉरी। नहीं, मैं बल्कि अभी यही कहना चाह रहा था कि मुझे तो इजाजत चाहिए होगी, क्योंकि बस वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया अतीक साहब आपके वक्त देने का, हारून मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, तहर मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।